नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले हम लोग बात कर लें थोड़ा दुनिया में कोरोना कैसे फैल रहा है, और उसके बाद बंगाल चुनाव से इलेक्शन कमीशन से होते हुए उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले चुनाव, उत्तर प्रदेश और गुजरात, और अभी जो पंचायत चुनाव हुए हैं उसके बारे में भी बात कर ली जाएगी। जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूँ 15 करोड़ 50 लाख लोग अब तक संक्रमित पूरी दुनिया में हो चुके हैं, और दुनिया में अब तक 32,41,000 लोग इससे मर चुके हैं। इंडिया में ये फिगर जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूँ 2 करोड़ 6 लाख इतने लोग अब तक इससे संक्रमित हुए हैं। मई 4 कल की तारीख में 3.82 लाख थे। मैं इस पे भी जो थोड़ा आपसे बात कर लूँ, 3.82 लाख ये हो रहा है, और फिर हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री भी कह रही है कि अब तो कोरोना नीचे शुरू हो गया। अब हमने मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं उतना विद्वान नहीं हूँ जितने विद्वान हमारे हेल्थ मिनिस्ट्री के मंत्री जी और सेक्रेटरी साहब लोग हैं, लेकिन एक फिगर और आपको दे रहा हूँ जिससे आपको ये समझने में हो जाए कि जो मेरी समझ के अनुसार ये नंबर्स कम क्यों हुए हैं। RT-PCR हुआ है, वो किस दिन कितना हुआ है, क्योंकि RT-PCR वो टेस्ट है जिसके द्वारा आपको कोरोना पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ये पता लगता है। 30 अप्रैल को 19,20,000 लोगों का RT-PCR हुआ। फिर 1 मई को 19,45,000 का हुआ। 2 मई को 18,04,000, एकदम से आप 1,40,000 कम हो गए। 3 मई को 15,04,000, 19,45,000 से 15,04,000, आपने करीब करीब 4.5 लाख और कम कर दिए। 4 मई को 16,63,000। ये फिगर मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि अगर आप नंबर ऑफ टेस्ट कम करेंगे तो वो नंबर ऑफ पीपल कमिंग पॉजिटिव भी कम हो जाएगा। तो मेरे अनुसार ये जो हेल्थ मिनिस्ट्री कह रहा है कि नहीं कम हो गया, कम नहीं हुआ, आपने टेस्ट कम कर दिए हैं इसलिए फिगर कम आ रही हैं, जो मेरी जितना एक नॉर्मल ज्ञान है उसके और बुद्धि है उसके हिसाब से। डेथ कल 4 मई को 3,786, अभी तक का हिंदुस्तान की सबसे हाईएस्ट डेथ इन अ डे। हम कुल 2,26,000 लोगों को की अब तक इससे मृत्यु हो गई है। और जो मैं एक बार बार चीज़ कहता हूँ, सबसे जो हमारे लिए चिंताजनक बात है कि हमारे यहाँ एक्टिव केसेस 34,87,000। हमारी व्यवस्था इसी वजह से चरमरा गई है क्योंकि केसेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं। अब जरा बात कर लें इलेक्शन से रिलेटेड ही एक बात। बंगाल चुनाव के समय बहुत सी चीज़ें इलेक्शन कमीशन कहीं ना कहीं उसके ऊपर अब क्वेश्चंस उठने लगे हैं, मतलब कि ये कैसे बिहेव करता है, ये किस तरह से कंडक्ट करता है, और उसके बहुत से कारण हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये हारी हुई पार्टी नहीं कह रही है। ममता बनर्जी जो करीब 74-75% टोटल सीट लेके आ रही हैं तृणमूल कांग्रेस की, उनका भी ये कहना है और उन्हीं का ये मुख्य रूप से कहना है कि अब अगली लड़ाई इलेक्शन कमीशन के ऊपर होगी। तो देश की जो इस तरह की संस्थाएं हैं उस पर भी कहीं ना कहीं इस समय आ गया है कि उस पर भी कुछ ना कुछ देखा जाए कि वो कैसे इंडिपेंडेंट रहें, निष्पक्ष रहें इत्यादि। पहली चीज़ जहाँ से शक हुआ और जहाँ पे जिसका कोई आंसर नहीं है इलेक्शन कमीशन के पास, पूरे तमिलनाडु, केरल, इन सब जगहों पे, पुडुचेरी में एक फेज में इलेक्शन, एक दिन में इलेक्शन। बंगाल में 8 फेज में इलेक्शन। बंगाल में 3 फेज में वहाँ इलेक्शन जो मतलब मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि जहाँ पे मुस्लिम बाहुल्य कम है। जो लास्ट के 4 फेज हैं, रमज़ान शुरू हो गया उस समय वहाँ इतनी बेसिक प्लानिंग आप कैसे कर रहे थे और आप 8 फेज में इसको क्यों खींच के ले जा रहे थे। उसके बाद कोरोना आ गया। ठीक से कोरोना के समय भी इलेक्शन कमीशन ने एक बार भी किसी राजनीतिक पार्टी, और ख़ास करके जो पक्ष की राजनीतिक पार्टी है, जो सरकार की राजनीतिक, उसको तो कहने की हिम्मत ही नहीं थी। और जब ममता बनर्जी ने एक स्टेज पे तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कॉल आई कि भाई लास्ट के 3 फेज को 1 फेज कर दीजिए, वो इलेक्शन कमीशन ने सुना नहीं। और वो इसलिए नहीं सुना क्योंकि उस समय जो ये लग रहा था कि भाई रैली होनी थी, और ये था कि भाई मोदी जी आके एक बार अगर भाषण दे जाएंगे तो बल्ले बल्ले हो जाएगा, वो नहीं हुआ। और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इलेक्शन कमीशन के कान पे कोई जू नहीं रेंग रही थी। सब लोग कह रहे थे भाई इसको कुछ करिए, कुछ पोस्टपोन करिए। सीपीएम ने कहा था हमारी, अब लोग ये कहेंगे सीपीएम का क्या अर्थ था, उसको तो 0 सीट मिली। कांग्रेस के राहुल गांधी का क्या अर्थ था, उसको तो 0 सीट मिली। वो अपनी जगह है। लेकिन जिस दिन मोदी जी ने जब ये अनाउंस कर दिया कि
अब मैं रैली नहीं करूंगा, उसी के 2-4 घंटे बाद इलेक्शन कमीशन को एकदम से ब्रह्म ज्ञान, ऊपर से ज्ञान मिला कि नहीं ये कोविड की वजह से अब इस तरह से रैली, उन्होंने रैली पे बहुत से रिस्ट्रिक्शन लगाए, कैसे कैसे होगा कैसे नहीं होगा। उससे पहले क्यों नहीं लगाए, ये समझने और जानने वाली बात है। मतलब ये कोई भी पूछेगा इसको जिस ढंग से आपने किया है। फिर जो इलेक्शन जब हो गया उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन का कंडक्ट है वो भी ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि जैसे नंदीग्राम में उन्होंने रिकॉर्ड नहीं किया, ठीक है, इलेक्शन कमीशन का जो भी है, अभी भी जो वहाँ वायलेंस हो रहा है, तो पूरी तरह से वो प्रदेश इस समय इलेक्शन कमीशन के कंट्रोल में है, राज्यपाल के थ्रू। वहाँ किसी डीएम का ट्रांसफ़र, किसी कप्तान का ट्रांसफ़र, किसी का भी ट्रांसफ़र इलेक्शन कमीशन कर रहा है। तो ये जो एक नया नैरेटिव बन रहा है कि ममता बनर्जी और उनसे पूछना चाहिए, ये इलेक्शन कमीशन इस समय कटघरे में खड़ा है कि पोस्ट इलेक्शन वायलेशन में आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि सारी कमांड, सारी ताकत इस समय आपके पास है, निर्णय आपको लेना है। ममता बनर्जी तो आज शायद जब शपथ ले लेंगे उसके बाद उनकी सरकार आएगी। खैर, मैं ये बात आपसे इसलिए कह रहा हूं कि जैसे वहां कोविड प्रोटोकॉल का वो कह रहे हैं, अच्छा एकदम से इलेक्शन के बाद जब ये जीत गई तृणमूल कांग्रेस, तब इलेक्शन कमीशन को सब याद आने लगा है कि कोविड प्रोटोकॉल होगा, कोई जुलूस नहीं निकालेगा, वो निकालेगा तो एफआईआर कर देंगे, इत्यादि इत्यादि। यही चीज मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं क्योंकि ये देखिए बीजेपी का इसी तरह का माइंडसेट है। और अगले साल उत्तर प्रदेश और गुजरात के विधानसभा चुनाव होने हैं, उसके पहले यूपी के पंचायत चुनाव हुए जिनका 2 तारीख को उनकी भी काउंटिंग शुरू हुई और वो 2-4 दिन में काउंटिंग करीब करीब खत्म के आसपास है। ये फिगर मैं आपको इसलिए दे रहा हूं और ये समझाना इसलिए चाह रहा हूं कि बीजेपी के लिए ये पंचायत या लोकल बॉडीज इलेक्शन कितने अहम होते हैं, उसकी एक छोटी सी क्लिप देख लीजिए। जब पिछले साल नवंबर-दिसंबर के महीने में, नवंबर में शायद, ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जब इलेक्शन हुआ था तो बीजेपी ने उसको किस स्केल पे लड़ा था। मतलब अमित शाह साहब उसको लीड कर रहे थे, ये सब लोग कितने उससे लड़े थे। और मैं आपको बाइट भी दिखा रहा हूं, जी न्यूज की है, उसमें क्या क्या कहा जा रहा है। नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं, आप जानते हैं वक्त हो गया है ताल ठोक के बहस का नंबर 1 शो। 4 से 44 सीटें, आप समझ रहे हैं, 4 सीटों से बीजेपी 44 सीटों पर आगे है। 4 सीटों से 44 सीटें। क्या ये ओवैसी के किले में एक तरीके से बहुत बड़ी सेंध नहीं आ जाएगा? क्या ये बीजेपी की धमाकेदार एंट्री नहीं है हैदराबाद में? मतलब हैदराबाद, ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव, जिसको राष्ट्रीय चुनाव की स्क्रीन पर है, आप देख लीजिए ऊपर, बीजेपी इस वक्त 40 सीटों पर आगे चल रही है। अब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उसमें कहा गया कि ओवैसी के वो निकाल दिया गया अपना। जो फाइनल रिजल्ट था वो मैं सब आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वहाँ पे 150 सीट हैं, मतलब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में सभासद जिसको हम लोग यहाँ बोलते हैं। टीआरएस के 56 लोग जीत के आए, उन्हीं का मेयर भी अभी बना है। और लेकिन पुराने उसमें वो 99 थे, तो वो करीब 43 का उनको नुकसान हुआ। बीजेपी के 48 जीत के आए, जो उनके 4 थे, 4 से 48, उनको 44 का फायदा हुआ। तो एक तरह से जितने टीआरएस के हारे वो सब इनके पास आए। AIMIM जो ओवैसी साहब की पार्टी है, उसके पिछले चुनाव में भी 44 थे, इसमें भी 44 है। लेकिन हमारे जो टीवी मीडिया के जो एंकर साहब हैं वो किस तरह से ओवैसी के सब परकच्छे निकाल दे रहे हैं, वो देखने वाली बात है। खैर, अब इस बार का उत्तर प्रदेश चुनाव जरा समझ लीजिए। देखिए, हम सब लोग लोकसभा विधानसभा चुनाव बहुत जानते हैं जो शहर में लोग रहते हैं। गांव के लोग के लिए ये बहुत अहम चुनाव होता है, जो पंचायत चुनाव जिसको हम लोग बोलते हैं। पंचायत चुनाव 3 उसमें होता है। एक जिला पंचायत सदस्य के लिए डायरेक्ट वोट करता है हर एक आदमी, उसी बार जब वो वोट देने जाता है उसी बूथ में, तो उसको एक और वोट करना होता है BDC, ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी का BDC सदस्य के लिए, ये वो करता है। और तीसरा वो अपने ग्राम प्रधान के लिए करता है। तो जब वो एक बार जाता है तो त्रिस्तरीय, ग्राम प्रधान, ब्लॉक और जिले, तीनों स्तर पे अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव को वो चुनता है। उत्तर प्रदेश में मोटे तौर पे मैं आपको बता दूं 75 जिले हैं और कहीं पे 30 से लेके 45 तक इसके जिला पंचायत सदस्य होते हैं। फिर वो सारी चीज़ें बहुत साफ साफ हैं कि उसके बाद क्या होता है। जैसे जब ये जो जिला पंचायत अध्यक्ष होता है, ये इनडायरेक्टली चुना जाता है। निर्वाचित जो प्रतिनिधि होते हैं जिला पंचायत सदस्य, वो अध्यक्ष को चुनते हैं। और सब जगह की कहानी एक ही है, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है।
जिला पंचायत सदस्य चुन लिए जाते हैं, फिर उनको अलग अलग पार्टी के लोग अलग अलग ढंग से मैनेज करते हैं। किसी को 5 स्टार होटल, तो किसी को घर में बंद, तो किसी को कुछ करके सब लोग को अपना अपना अलग कर लिया जाता है। और उसके एवज में जो वो वोट देते हैं, ये खुलेआम सबको भी पता है, उनको एक कुछ ना कुछ उसको क्या बोलेंगे, उसका नाम, वो वाला नाम लेना ठीक नहीं है, उसका एक पुरस्कार, एक्नॉलेजमेंट, शुक्राना, जो भी आप कहिए, जबराना, जो भी है, वो एक उनको दिया जाता है। ये उत्तर प्रदेश चुनाव की कहानी है। इस बार क्या हुआ कि जब ये चुनाव हो रहे थे तो जो सारी प्रमुख पार्टी हैं, जब प्रमुख पार्टी हैं तो मैं उसमें बीजेपी, सपा, बसपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल, इन 6 की बात कर रहा हूँ। इन लोगों ने अपनी बाकायदा लिस्ट निकाली कि ये लोग हमारे कैंडिडेट हैं जिला पंचायत के लिए। मैं याद दिलाने के लिए कर दूं, अगर आपको याद हो, जो सेंगर जी एमएलए साहब जो हैं, जो रेप केस में जिनको सज़ा मिली हुई है, उनकी पत्नी को भी पहले बीजेपी ने टिकट दे दिया था जिला पंचायत का, फिर हो हल्ला मचा तो वो टिकट काटा। तो मैं सिर्फ याद ये दिला रहा हूँ कि सारी पार्टीज़ ने एक फॉर्मल लिस्ट निकाली कि ये हमारे जिला पंचायत में ये हमारे उम्मीदवार हैं। अच्छा, जिला पंचायत चुनाव समझ लीजिए, वहाँ हाथ का पंजा, कमल का फूल, साइकिल, हाथी, ये सब को लेके चुनाव नहीं होता है। वहाँ फ्री चुनाव के चिन्ह होते हैं, वही होते हैं, लेकिन वो फ्री चुनाव चिन्ह मतलब पार्टी विशेष के नहीं होते, वो किसी को भी कुछ मिल सकता है। तो चुनाव उस तरह से होता है। अब एक चीज़ ये देखना है कि ये जो जिला पंचायत चुनाव हुए उसमें बीजेपी की क्या स्थिति थी, क्योंकि बीजेपी, जो आप सोच लीजिए, गुजरात हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव को कितनी अहमियत देती है, तो ये चुनाव भी 2022 में जब विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, जो बहुत सी चीज़ें डिसाइड करेंगे। जैसे वेस्ट बंगाल का चुनाव बहुत अहमियत वाला था, उसने बहुत सी चीज़ें डिसाइड की, वैसे ही उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव भी बहुत सी चीज़ें डिसाइड करेगा। उत्तर प्रदेश के 75 जिले में 3050 और कोई कह रहा है 3051, वो 50 या 51, 3050 या 3051 जिला पंचायत की सीट हैं। जैसा मैंने कहा है, पहले ही बताया था कि एक जिले में 30 से 45 सीट के बीच। अभी की जो सूचना है ये कोई अच्छा, चूंकि उसके नाम पे नहीं लड़ रहे हैं, उसके सिंबल पे नहीं लड़ रहे हैं, इसलिए अधिकृत कुछ नहीं है, लेकिन मोटा मोटी सारे पेपर्स ने जो सूचना दी है उसके अनुसार समाजवादी पार्टी को करीब 747 से 790, मतलब मैं इसलिए कह रहा हूं जो सबसे कम जिसने दिया और सबसे ज़्यादा दिया। बीजेपी को 599 से 666, 666। बीएसपी को 322 से 354, कांग्रेस को 60 से लेके 77 तक, 11 इसके समर्थित उम्मीदवार भी हैं, तो कुछ लोग इसको 87, 88 भी बोल रहे हैं। जो आम आदमी पार्टी है, लोकदल को 68, आम आदमी पार्टी को भी कुछ ऐसे ही 60 के ऊपर ही, कुछ 60 के आसपास हैं। मैं ये सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूं कि यहाँ पे बीजेपी लीडिंग पार्टी नहीं है। बीजेपी को 3000 सीटों में से 3050 सीटों में करीब 600 सवा 600 के आसपास सीट मिली हैं। मतलब अगर वैसे कहिए तो महज 20% ही सीट उसके हिस्से में आई है। अब क्या हो रहा है कि जो इंडिपेंडेंट है वो करीब कहीं कोई कह रहा है वो फिगर 1247 की है, कोई फिगर उसको 900 की कह रहा है। बीजेपी का कहना है कि ये हमारे ही सब लोग हैं जो इस तरह से इलेक्शन लड़े हैं और हम इनको, जो बीजेपी की पुरानी टैक्टिस है, जब वो एक सीट पे सिंबल पे जीते हुए एमएलए को महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में जिस ढंग से मैनेज करती है, तो यहाँ तो इंडिपेंडेंट को मैनेज करना ज़्यादा आसान होगा उसके लिए। पंचायत चुनाव इसलिए भी समझ लीजिए कि पंचायत चुनाव मैं क्यों कह रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है। पंचायत चुनाव में डायरेक्टली जो एक तो चीफ इलेक्शन, कोई इलेक्शन कमीशन दिल्ली वाला नहीं होता है, राज्य चुनाव निर्वाचन आयुक्त होते हैं जो पूरी तरह से राज्य सरकार के कंट्रोल में रहते हैं। जितने रिटर्निंग ऑफिसर, जितने भी चुनाव के वो होते हैं, वो पूरी तरह से राज्य सरकार के ऊपर निर्भर रहने वाले लोग होते हैं। और इसलिए ज़्यादातर ये देखा गया है कि जिसकी सरकार रहती है वो बेहतर करता है। ये समझ में नहीं आ रहा है कि बीजेपी की जो सीटें कम मिली हैं और इतनी कम मिली हैं, वो क्या किसान आंदोलन का गुस्सा है या वो कोरोना का मिसमैनेजमेंट का एक तरह से बीजेपी को उन्होंने उत्तर अपने ढंग से वोटरों ने दिया है कि आप क्या कर रहे हो। मैं जल्दी से एक जगह का जैसे आपको बता दूं, क्योंकि वो इंटरेस्टिंग है, मैनपुरी में संध्या यादव, जो मुलायम सिंह यादव जी की
भतीजी हैं जिन्होंने लालू जी के घर में शादी की है, वो बीजेपी के टिकट पे लड़ी और उनको हरा दिया प्रमोद यादव जो सपा के उम्मीदवार थे। और मैनपुरी में जहां कुल 30 सीटें हैं, 12 सीटें सपा, 8 सीटें बीजेपी, कांग्रेस 1 और इंडिपेंडेंट 9 हैं। तो 15-16 के लिए अब ये वो जो 9 इंडिपेंडेंट हैं वो काम करेंगे, क्योंकि बीजेपी वैसे तो 4 या 5 जिलों में वो नंबर 1 पार्टी किसी भी जिले में रही है, मेजॉरिटी नहीं बोला, नंबर 1 पार्टी। लेकिन बीजेपी कॉन्फिडेंट है कि हम ज़्यादातर जिले में हमारा जिला पंचायत अध्यक्ष होगा। कैसे होगा वो टेक्निक तो आती ही है बीजेपी को। माफ़ कीजिएगा, वो आम आदमी पार्टी की शायद 90 सीटें हैं, मैं उसको 60-65 कह रहा था, आम आदमी पार्टी की शायद 90 सीटें हैं। अब इसका असर उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव पे कैसे पड़ेगा और क्या पड़ेगा वो भी बता दूं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। बीजेपी को 2017 में जब 403 जगहों के चुनाव हुए तो बीजेपी उसमें से 312 सीटें जीती और बीजेपी को करीब 40% वोट मिले थे। सपा 47 सीट्स जीती और उसको 22% वोट मिले थे। बीएसपी 19 सीटें जीती और उसको 22% वोट मिले थे। अपना दल 10 सीटें, चौथा सबसे बड़ा दल जो उत्तर प्रदेश में था अपना दल था, जिसको 10 सीटें मिली 1% वोट के साथ। कांग्रेस 5वें नंबर पे था, 7 सीटें जीती और उसको करीब 6% वोट मिले थे। और कांग्रेस सपा के साथ जो रूलिंग पार्टी थी, जो जिसकी सरकार थी, उसके साथ मिलकर लड़ रही थी इलेक्शन। आरएलडी को 1 सीट मिली विथ 1.78% वोट। 2019 में क्या हुआ, जब ये इलेक्शन 2019 का हुआ, जो अभी तक का मतलब मोदी जी का सबसे बढ़िया इलेक्शन जहां उन्होंने जीती, बीजेपी को सीटें तो कम हुई, 62 सीटें हो गई पुरानी लोकसभा से, लेकिन वोट परसेंटेज 50% हो गया। सपा 5 सीटें हो गई, वोट परसेंट 22 से गिर के 18% हो गया, 4% का नुकसान हुआ। बीएसपी सीटें 10 मिली, लोकसभा में उसको 10 सीटें मिली, लेकिन 22% से घट के 19% रह गई, 3% का उनको नुकसान हुआ। अपना दल 2 सीटें एमपी की मिली, वो करीब 1% जितना था। कांग्रेस 1 सीट मिली और उतना ही वोट परसेंटेज 6% उनका भी रहा। मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूं कि बीजेपी को प्रचंड बहुमत इन टर्म्स ऑफ वोट्स भी मिला था, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज भी मिला था। अब यूपी में जो 2017 का इलेक्शन हुआ था, उसमें जो टोटल टर्नआउट था वो करीब 61% वोटर्स वोटेड। बंगाल में मोर देन 80% वोटर्स है वोटेड। कोरोना के इस सब आने के बाद शुरू में 85% का एवरेज चल रहा था, बाद में 80% हुआ, तो 80% से ऊपर लोगों ने वोट दिया है। अब मैं जिस जगह जा रहा हूं वो मतलब मैं आपसे आई एम शेयरिंग एंड आई वांट योर, आपका फीडबैक भी मुझे चाहिए। पिछली बार 11 फरवरी से 8 मार्च के बीच चुनाव हुए थे। 17-18 मार्च के करीब नए मुख्यमंत्री, नए मंत्रिमंडल ने शपथ ले ली थी 2017 में। इस बार भी वो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च से पहले इलेक्शन हो जाने हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो इलेक्शन का अनाउंसमेंट है वो मेरे हिसाब से लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में हो ही जाएगा, क्योंकि अगर आपको मार्च तक इलेक्शन कराने हैं तो 60-65-70 दिन का वो होता है। इस बार भी 26 फरवरी को उन्होंने अनाउंस किया था इलेक्शन कमीशन ने, और 2 मई को उसकी गिनती थी। 7 महीने का टाइम एक तरह से अगर आप टेक्निकली देखिए तो रह गया है। कोरोना अपनी तरफ है, कोरोना में जैसे भी नौकरशाह कह रहे हैं कि नहीं ऐसे हैंडल करिए और थोड़ा डांट के रहिए और लोगों को थोड़ा डर रहना चाहिए, वो अपने हिसाब से यहाँ हैंडल बीजेपी कर रही है। अब 2-3 चीज़ें आती हैं। जो भी समय है, क्या उत्तर प्रदेश में चीफ मिनिस्टर को चेंज करने की हिम्मत दिखा पाएगी बीजेपी, क्योंकि इनके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके ऊपर जो सबसे बड़ा आरोप है कि वो नौकरशाहों के चंगुल में फंस गए हैं। नौकरशाह जैसे चाह रहे हैं वैसे चला रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर व्यक्तिगत बेईमानी का, रुपए पैसे का एक भी आरोप नहीं है, जो कि बाकी आप किसी को भी अगर करेंगे तो कोई भी उस आरोप से बचा हुआ नहीं लगता है। एक बड़ा क्वेश्चन ये है कि अभी कोरोना की महामारी में जब इलेक्शन कमीशन बाई इलेक्शंस भी पोस्टपोन कर रहा है, उसने महाराष्ट्र में तो अगर आपको याद हो तो लेजिस्लेटिव काउंसिल का उद्धव ठाकरे को आना था, उसने लेजिस्लेटिव काउंसिल के परिषद के इलेक्शन को नहीं होने दिया, ये कह कि कोरोना का। तो क्या अभी कोरोना की इतनी महामारी के बीच यूपी का इलेक्शन टाइम से होगा या वो भी आगे पोस्टपोन होगा? और चलते चलते एक जो मेरे हिसाब से सबसे अहम प्रश्न है,
थोड़ी देर लोग ये कह रहे हैं ना कि अब ऑपोजिशन का रिवाइवल है, ममता बनर्जी आएंगी, बंगाल में हो गया, बीजेपी का डाउनफॉल शुरू हो गया, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश का कोई भी विपक्षी नेता किसी भी पार्टी का ममता जैसे चैलेंज कर सकता है बीजेपी को? फिलहाल तो मुझे ऐसा कोई नहीं आता है, क्योंकि हर एक के पास अपना अपना कुछ ना कुछ छुपाने के लिए है, कुछ ना कुछ बीजेपी से कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से डर है। इसलिए जिसने निर्भीकता से ममता बनर्जी लड़ी थी, जितना चैलेंज करके बीजेपी को लड़ी थी, मुझे फिलहाल आज की तारीख में ऐसा नहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश का कोई भी विपक्षी नेता इस स्थिति में हो कि वो उस तरह से, जिसको बोलते हैं ताल ठोक के, बीजेपी को चैलेंज कर पाए। धन्यवाद। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।